नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्र और आप देख रहे हैं अपना बिहार। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और पहली खबर गया से, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। 3 बच्चे और एक महिला की मौत की खबर है। ये बड़ी खबर आपको गया से बता रहे हैं, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। दरअसल ये सभी बंद कमरे में बोरसी के धुएं से इनका दम घुट गया। ये सभी वहां पर आग ताप रहे थे और इसी दौरान ये घटना घटी। अतरी के मालती गांव की घटना गया में आज हुई है और अहले सुबह ये बड़ी घटना घट गई। गया में एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। बताया ये जा रहा है कि सभी की मौत बोरसी से निकले जहरीले धुएं से हुई है और इस धुएं के कारण इनका दम घुट गया। पूरे मामले की बात करें तो अतरी थाना के मोहरा प्रखंड के मालती गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां बीती रात मां अपने 3 बच्चों के साथ एक ही कमरे में सो रही थी। कड़ाके की ठंड के कारण बोरसी में आग जल रही थी और सभी रात में सो गए। बोरसी से निकला जहरीला धुआं बंद कमरे में फैल गया। जब सुबह काफी देर तक घर का दरवाजा नहीं खुला और घर से धुआं निकलते देख पड़ोसियों ने घर का दरवाजा तोड़ा तो कमरे में सभी को अजीब अवस्था में देखा गया। जब स्थानीय डॉक्टर ने जांच की तो सभी को मृत घोषित कर दिया। मृतकों में 35 साल की विभा देवी, 10 साल की सिमरन कुमारी, 8 साल के आर्यन कुमार और 4 साल की अंकिता कुमारी शामिल है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता एलन लिली इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एलन, क्या कुछ जानकारी है? जिस प्रकार बड़ा ही एक दर्दनाक हादसा हुआ है, क्या अब तक प्रशासनिक कार्रवाई कुछ आगे बढ़ पाई है? क्या किसी तरह के मुआवजे की मांग परिजनों की तरफ से की जा रही है? देखिए, आपको बता दें कि यह जो घटना है काफी हृदय विदारक घटना है, जहां बीती रात जो घर में अंगीठी जलाया गया था और अंगीठी जलाने के बाद जो माँ है अपने 3 बच्चों के साथ सो गई थी और इसी दौरान जो है रात में काफी जो धुआं है वो अत्यधिक बढ़ गया था। और जब देर सुबह तक जब लोग नहीं जागे तो और घर से बाहर जब धुआं निकलने लगा तब पड़ोसियों की नजर घर से बाहर निकले धुएं पर नजर पड़ी और इसके बाद जब घर का दरवाजा तोड़ा गया तो घर में 4 जो लोग हैं वो अचेता व्यवस्था मिले। इस दौरान जो स्थानीय डॉक्टर को बुलाया गया, उस दो डॉक्टर ने सभी को मृत घोषित कर दिया गया। हालांकि अभी तक पुलिस पूरी जांच कर रही है कि ये अंगीठी से निकले धुएं से उनकी मौत हुई है या फिर बताया जा रहा है कि जो जहरीली जो कॉइल होती है वो घर में जलाई जाती है। फिलहाल जो परिजन है, उनके जो पड़ोसी है वो मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की बात कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि इनके जो पति है, मृतक के जो पति है वो दिल्ली में काम करते हैं। फिलहाल वो पहुंच रहे हैं वो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एलन, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको गया से बता रहे हैं, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में ये मौत हो गई और मौत बोरसी के कारण हुई है। और अगली खबर सारण से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में हो रही मौतों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। 15 लोगों के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद पुलिस भी मानने लगी है कि मौतें शराब पीने की वजह से हुई है। पति है, क्या नाम बताइए? हाथ में शराब की बोतल, आंखों में आंसू और जुबान पर पति को खोने का गम। कैसे मर गई लहन? कैसे? ये वो बदनसीब औरत है जिसके सुहाग को इसी शराब की बोतल ने मिटा दिया। छपरा के मोकर के रहने वाले वीरेंद्र ठाकुर भी उन लोगों में शामिल हैं जिनकी मौत कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से हुई है। पति है, क्या नाम बताइए? रुआ नाम था बोले कैसे मर गई लहन? कैसे मर गई लहन? कैसे? का ये दिखा रही क्या है? ये दिखा रही क्या है? यही पिए थे था। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत सिर्फ अमनौरडीह गांव में ही नहीं हुई। मढ़ौरा थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव के राजेश शर्मा की भी मौत संदिग्ध हालत में ही हुई। पत्नी बताती हैं कि 5 लोगों ने शराब पी रखी थी और सभी की मौत हो चुकी है।
कैसे मर दारू गए? पी के कहाँ से पी के आए? भूलल माझी लगे से अच्छा, कितना आदमी पी रहे? 5 आदमी पिए अच्छा, 5 आदमी मर गइल बा। सारण में 18 जनवरी की रात से जो मौत का सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक जारी है। पटना में इलाज करा रहे सूरज बैठा की भी मौत हो गई। कहा जा रहा है कि उसने भी शराब पी रखी थी। सारण में अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पहले पुलिस ने शराब के मौत के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन अब पुलिस भी मानने लगी है कि मौतें शराब से ही हुई हैं। खुद सारण एसपी ने कहा कि ये मौतें शराब की वजह से हुई और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते, परंतु इसका सत्यापन, जैसा कि डीएम साहब ने भी कहा, मेडिकली और जो उसके लिए अनुसंधान होता है और जो भी चीज़ हमें प्राप्त हुआ है उसका लिंकेज इस घटना से है या नहीं, क्योंकि शराब की बरामदगी केवल उस जगह से भी नहीं बल्कि पूरे जिले में कई जगहों से हो रही है। तो इसका लिंकेजेस हमको एस्टेब्लिश करना है, उसी अनुसंधान में हम लोग लगे। लगातार हो रही मौतों ने पुलिस को कुंभकर्णी नींद से जगा दिया है। जगदीशपुर गांव में शराब फैक्ट्री मिलने के बाद मकेर थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है, तो चौकीदार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इतना ही नहीं, जिस मुन्ना महतो के घर में शराब की फैक्ट्री मिली उसके परिजनों के साथ अब तक करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब सवाल है कि पुलिस को शराब फैक्ट्री की जानकारी पहले से क्यों नहीं थी? मौतों पर पुलिस क्यों पर्दा डाल रही थी? पुलिस को मृतकों के परिजनों की बातों पर भरोसा क्यों नहीं था? अपनी वर्दी बचाने के लिए क्या पुलिस झूठ बोल रही थी? न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। वहीं छपरा में संदेहास्पद मौत के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे। ताजा मामला डेरनी का है, जहां 2 और लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इनमें से बिन टोली के रहने वाली सूखल महतो के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेजा। परिजनों का कहना है कि सूखल महतो शराब पहले पीते थे और घटना के दिन अचानक उनकी आंखों की रोशनी चली गई। सूखल महतो के परिजनों से बात की छपरा संवाददाता संतोष गुप्ता ने। छपरा में संदेहास्पद मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस बार डेरनी में 2 मामले सामने आए, जिसमें से एक को पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल लाया गया है। बताया जा रहा है कि इनकी भी तबीयत अचानक खराब हो गई, आंखों की रोशनी चली गई और उसके बाद इनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। लेकिन प्रशासन ने एहतियातन इनका पोस्टमार्टम कराने का निर्णय लिया। मेडिकल बोर्ड के जरिए इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। कब से तबीयत खराब हुआ था? 2-3 दिन पहले से। 2-3 दिन पहले से? हाँ। क्या हुआ अचानक? अचानक पूरा बोली बंद हो गया, अब पूरा छटपटाए लगे। उसके बाद डॉक्टर आया तो बताया कि बाहर ले जाओ। अच्छा, आंखों से दिखना भी बंद हो गया था? हाँ। क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि बाद में बोल रहे थे कि मैं नहीं जाऊंगा, कि ठीक हो जाऊंगा। तो फिर सांझ के हो गया, डॉक्टर आ गया। मैंने आँख से दिखना कब बंद हो गया था? 4 बजे आँख दिखना बंद हो गया ना? हाँ। क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि मैं नहीं जाऊंगा। मैंने आँख से दिखाई नहीं दे रहा था? नहीं। अच्छा। तो लेटरिन उटरिन खाए, उसके बाद डॉक्टर आया तब भी। पहले शराब वराब भी पीते थे कभी? नहीं, पहले पीते थे। पहले पीते थे। घटना हाँ। के दिन पी के आए थे क्या? ऐसा बताया कुछ? नहीं। क्या आप लोग को लग रहा है? देखिए, हमको सूचना मिली कि तबीयत खराब है, उसी में हम गाड़ी लेकर पहुंचे। उसके बाद दरियापुर लेकर गए और दरियापुर डॉक्टर साहब से दिखाए तो बोले कि इनका पल्स वगैरह नहीं दिखाई थी, बता रहा है कि आप लेकर चले जाइए सदर अस्पताल। तब तक रास्ते में ही इनका डेथ हो गया। तो शराब वराब पीते थे पहले से? सेवन करते थे शराब का? आप लोग पहले सेवन करते थे। इस घटना में सेवन की, जो कि 14-15 लोगों की मौत हुई है, तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि ये कारण से भी जुड़ा हो सकता है? इनकी तबीयत बिगड़ने का कारण शराब भी हो सकता है? ऐसे तो हम लोग पेपर में अभी से पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं कि शराब से मौत हो रही है। अब इनका पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट हो। को आदमी मरा है आपके गांव में? भी बता रहा था कि इधर 2 आदमी की मौत। एक आदमी और मर गए। एक आदमी और मर गए। उपेंद्र जी बता रहे थे कि लगातार शराब से मौतें हो रही है और डेरनी में भी 2 मामले से प्रतिवेदित हुए हैं, जिसे प्रशासन ने गंभीरता से लिया और सदर अस्पताल ला करके पोस्टमार्टम करवा रही है। मेडिकल बोर्ड का गठन किया है ताकि मौत के कारणों का साफ साफ पता चले। लेकिन जो सिम्टम बताया जा रहे हैं, जिस तरह से आंखों की रोशनी चली गई, बेचैनी हुई, उसके बाद उनकी मौत हो गई, तो कहीं ना कहीं इस मामले में ये माना जा सकता है कि शराब से मौत भी इनकी मौत का कारण हो सकता है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा।
वहीं इंटर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड के बदले पैसे लिए जाने पर राजधानी पटना में जेडी विमेंस कॉलेज की छात्राओं ने हंगामा किया। छात्राओं का आरोप है कि एडमिट कार्ड के लिए सभी से 40 रुपए मांगे जा रहे हैं और पैसे नहीं देने पर एडमिट कार्ड नहीं दिया जा रहा है। वहीं कोविड का बहाना बनाकर प्रिंसिपल ने भी मिलने से इनकार कर दिया। हंगामे का जायजा लिया पटना संवाददाता रवि एस नारायण ने। देखिए, इंटर की परीक्षा शुरू होने वाली है और इसे लेकर के एडमिट कार्ड दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो जेडी वुमेन्स कॉलेज की जो छात्राएं हैं उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि यहाँ पैसे लेकर के एडमिट कार्ड दिया जा रहा है और यहाँ पे तमाम जो छात्राएं हैं यहाँ पे गेट पे विरोध अपना दर्ज करा रही हैं और इन्हें प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। आखिर जानते हैं कि आखिर इतना विरोध क्यों है, आप लोग क्या विरोध है आप लोगों का? हम लोगों को एडमिट कार्ड के लिए 40 रुपीज़ लिए जा रहे हैं पर स्टूडेंट से। क्यों दें हम लोग एडमिट कार्ड? किसी कॉलेज में तो वो पैसा नहीं लिया जा रहा है। प्रिंसिपल से बात करने जाओ तो प्रिंसिपल बोलती है कोविड है, हम स्टूडेंट से नहीं मिलेंगे, जबकि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमसे बात करें। लेकिन एडमिट कार्ड के लिए पैसे तो कभी नहीं लिए जाते? नहीं, कभी नहीं लिया जाता, लेकिन पता नहीं हमारे कॉलेजेस में लिया। और ये सिर्फ एडमिट कार्ड के लिए ही नहीं है, अगर एग्जाम देने आओ तो तब पैसा लगेगा, ये रजिस्ट्रेशन करवाने आओ, मतलब यहाँ पे ये क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल जमा करो उसके लिए भी पैसा लगेगा। तो अगर इतना ही हमारे पापा या फिर मम्मी के पास इतना ही पैसा रहता तो हम प्राइवेट कॉलेज में क्यों नहीं जाते स्कूल में? हम लोग को बोला, सर बताए कि हम लोग इन्फॉर्मेशन दिए हैं ग्रुप पे, ऐसा हम लोग को कोई ग्रुप में मैसेज नहीं आया। हम लोग कॉलेज ग्रुप है, हम लोग की फ्रेंड्स ही बताई कि आज एडमिट कार्ड मिलने वाला है 11 बजे से, तो हम लोग आए हैं। और मैम से हम लोग मिलने गए, प्रिंसिपल मैम से, तो नहीं मिल रही है। और 40 रुपीज़ क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? पैसा आखिर आप लोग जब कह रहे हैं कि एडमिट कार्ड का पैसा नहीं देंगे तो फिर क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं ना कि एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, 2 दिन के बाद मिलेगा, और फिर भी पैसा लेंगे हम प्रिंसिपल से पास गए इस बारे में बोले तो प्रिंसिपल मिल नहीं रहे, कहते कोरोना, हम लोग कोरोना का डर नहीं है, हम लोग भी वैक्सीन लेकर आते हैं। उनको टीचर है वो बोल रही है कि तुम लोगों को अगर एडमिट कार्ड लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, जाओ। हम लोग का एग्जाम का क्या होगा? अगर हम लोग को एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा हम लोग एग्जाम कैसे देंगे? मैम को समझना चाहिए। तो ये देखिए, जो लड़कियां हैं उनको जो विरोध है, आखिर कैसे फिर एग्जाम देंगे आप लोग? ये तो पता नहीं, पढ़ाई करने के लिए भी टाइम चाहिए, उसके लिए रोज रोज आओ, टाइम लगाओ, एडमिट कार्ड लो यहाँ पे, उसके लिए भी इधर जाओ उधर जाओ, और पैसा भी लिया जा रहा है बिना मतलब जाता है कि यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म को क्या, पहले आप लोग ये रूल नहीं निकाले थे यूनिफॉर्म में आना, आइडेंटिटी कार्ड में देखना है, तो वो आप देखें कि हाँ इस कॉलेज की है या नहीं है, तो यूनिफॉर्म पहले देख रहे हैं, पहले तो नहीं देखे थे। देखिए, तो यहाँ विरोध इस बात का है कि जो जेडी वुमेन्स कॉलेज में छात्राएं जो यहाँ पे आई हैं उनसे पैसे लिए जा रहे हैं और सीधा आरोप जो कॉलेज प्रशासन है इस पर लगाई जा रही है कि एडमिट कार्ड देने के लिए आखिर पैसे क्यों लगाए दिए जा रहे हैं। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। वहीं जहानाबाद पुलिस ने ऑटो लूटकांड का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी का नाम राहुल कुमार है, जो मोहम्मदपुर का रहने वाला है। एसडीपीओ ने बताया कि 7 जनवरी को ऑटो बुक किया गया था, जिसके बाद रामपुर गांव के पास ड्राइवर का हाथ पैर बांधकर झाड़ी में फेंक दिया गया था। इसी मामले में पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी फरार हैं। के रास्ते में ही उन्होंने क्या किया, इनको टेम्पो को लूट लिया और ड्राइवर को बंधक बना दिया। ड्राइवर को वहीं पर बंधक बना करके हाथ पैर बांध के और उसको बगल की झाड़ी में फेंक दिया था उसको। इस कांड को हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान के मदद से इसको सॉल्व कर लिया है। दूसरे साथी हैं, उनके घर से टेम्पो के अन्य पार्ट्स भी बरामद हुए और टेम्पो जहाँ पे बेहटा में रखा हुआ है वहाँ से भी रिकवरी की संभावना है हम लोग की टीम। वहीं राजधानी पटना के गर्दनी बाग में बिजली विभाग के कर्मचारी अवैध वसूली कर रहे हैं। इलाके में 300 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियों में बिजली का कनेक्शन नहीं लिया गया है और लोग टोंका लगाकर बिजली जला रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली विभाग के कर्मचारी हर महीने 100 से 200 रुपए वसूलते हैं, लेकिन इसकी रसीद नहीं दी जाती। ऐसे में साफ है कि विभाग के कर्मचारियों पर अवैध वसूली का आरोप लग रहा है और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नहीं देता है, हम लोग नहीं मिलता है। हर महीने पैसा ले? हाँ, हर महीने ले जाता है पैसा। पैसा नहीं देते हैं तो फिर क्या करते हैं? सरलाइट काट देता है। हम लोग रिसीव ही मांगते हैं कि नहीं? नहीं, हम लोग तो देवे नहीं करते, तब मांगे, लेकिन कैसे मांगेंगे?
और देखिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आईबी के सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कई आतंकी संगठन मिलकर भारत पर हमले की योजना बना रहे हैं। आईएसआई, लश्कर-ए-तैयबा, टीआरएफ, जेएम, एचएम एक साथ मिलकर धार्मिक सभाओं, मंदिरों, दक्षिणपंथी नेताओं, रेलवे, पावर ग्रिड, रक्षा प्रतिष्ठान जैसे अहम ठिकानों पर हमले की योजना बना रहे हैं। आतंकियों के निशाने पर अयोध्या में बन रहा राम जन्मभूमि मंदिर भी है, जहां आतंकी हमले की योजना बनाई जा रही है। हमले के लिए तालिबान आतंकियों को जेल से छोड़ा जा रहा है, जो स्नाइपर, मोर्टार, आईईडी, लोन वुल्फ हमले, आत्मघाती हमले कर सकते हैं। पीओके में लॉन्च पैड पर विभिन्न संगठनों के आतंकियों की गतिविधियां बढ़ गई है और इन हमलों के लिए आतंकी संगठन करतारपुर कॉरिडोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आतंकी खालिस्तान समर्थक कट्टरपंथियों और वामपंथी उग्रवादियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हमारे देश भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है। पकड़े जाने वाले आतंकी संगठन के स्लीपर सेल, जो चाहे बिहार में, वेस्ट बंगाल में और कुछ उत्तर प्रदेश में भी, इन्होंने अपना आधार कार्ड, अपनी पूरी प्रमाण पत्र और अपने उस चीज़ों को पूरी तौर पे दस्तावेज तैयार कर लिया है, जिससे वो भारत के किसी भी क्षेत्र में जाके अपने रोजी रोटी के नाम पे पाकिस्तान, टर्की और चीन, और मैं आपको बताऊं जो तालिबान का जो अभी सोच है वो इतना जबरदस्त है कि एलओसी के ऊपर ये जानकारी मिला है कि 200 से 300 लोग तरह तरह के मोटर, छोटे आर्टिलरी और जितने भी आरपीजीएल जैसे हथियार, चाहे स्मॉल हो या लॉन्ग रेंज के हों, इनको सबको उन्होंने लेआउट भी कर दिया है। जब हमारे देश में 2 प्रधानमंत्रियों का शहादत हो चुका है आपके चुनावी में और राजनीति माहौल में, तो हमारे प्रधानमंत्री का जो फिरोजपुर का जो इंसिडेंट है वो बहुत साजिश वाला है, सीमा के एकदम नजदीक हुआ है। तो हमें राजनीति नहीं, हमें अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित होना चाहिए। और इन हालातों को देखते हुए जहां तालिबान, चीन, पाकिस्तान और टर्की का एक साथ समन्वय हो रहा है, उसका खास कारण है कि विश्व में जो भारत की स्थिति है उसको लगातार इन हरकतों से कमजोर किया जाए और देश के ऊपर इस तरह का दबाव दिया जाए। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आजकल देखिए कितनी बयानबाजियां हो रही हैं, और बयानबाजी का मकसद क्या है? केवल सरकार को अस्थिर करना, और ये देश के लिए अच्छा नहीं होता। आईबी की तरफ से किए गए इस खुलासे के बाद सीमा पर सुरक्षा प्रहरी जो है वो चौकस हो चुके हैं। 24 घंटे अपनी नज़र को पैनी कर रखे हैं ताकि सीमा के उस पार से अगर कोई हरकत होती है तो उस पर तत्काल एक्शन लिया जाए, नकेल कसी जाए। 16 पन्नों की इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई है उसके बाद सीमा पर कह सकते हैं कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ इंटरनल एजेंसियां जो है वो दिन रात इस बात की तहकीकात कर रही है कि क्या जो बातें आईबी की तरफ से अपनी इस रिपोर्ट में बताई गई है उसके आधार पर जो नेपाल से सटे जो इलाके हैं वहाँ से आतंकी संगठन के लोग जो नापाक मंसूबे पाल रखे हैं, अपने मंसूबे को अंजाम तक पहुँचाने की कवायद में वाकई जुटे हुए हैं। कि हाल ही में दिल्ली पुलिस के साथ एक बैठक हुई है और इस बैठक में जो बॉर्डर इलाके हैं, नेपाल से सटे हुए जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ और किस तरह से सुरक्षा पुख्ता की जाए, इस पर गंभीर चर्चा हुई है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए आपको बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां बीजेपी सांसद अजय निषाद के बयान पर पार्टी ने संज्ञान लिया है। दरअसल सांसद अजय निषाद ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के खिलाफ एक बयान दिया था। निषाद ने सहनी को जेल भेजने और एनडीए से चले जाने की बात कही थी, और इसी को लेकर दिल्ली में जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तारकिशोर प्रसाद ने मीटिंग की तो इन बयान पर भी चर्चा की गई। सूत्रों के हवाले से आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां तारकिशोर प्रसाद यानी कि बिहार के डिप्टी सीएम ने सांसद निषाद को बिहार निवास में बुलाकर मुलाकात भी की है। उन्होंने साफ तौर पर निषाद को ये नसीहत दी है कि बयानबाजी से बचने की जरूरत है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सियासी गलियारों की, जहां अजय निषाद के मुकेश सहनी के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आसपास
मीटिंग में बातचीत की और उन्होंने साफ लहजे में उन्हें नसीहत दे डाली है कि बेफिजूल की बयानबाजी से इस वक्त बचने की जरूरत है। एनडीए बिहार में मजबूत है और कार्यकाल पूरा करेगा। इनको जहां जाना है जाए। इनके विधायक इनके साथ नहीं है। ये अकेले डफली बजा रहे हैं। यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं, अकेले प्रचार कर रहे हैं। मेरा बार बार कहना है कि इनके 3 विधायक, ये पार्टी के वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इनके जो 3 विधायक वो कहाँ है, वो यूपी में क्यों नहीं देख रहे? वो तीनों विधायक आपको लगता है कि अगर ये छोड़ के जाते हैं, अगर यूपीए की तरफ जाते हैं, लालू यादव के साथ अगर जाने की कोई बात आती है तो इनके तीनों विधायक इनके साथ नहीं जाएंगे, आपके साथ रहेंगे? एकदम रहेंगे। इनके तीनों विधायक इनके संपर्क में नहीं है। इनके हम लोग के संपर्क में तो जो शीर्ष नेतृत्व वो तय करेगा। वो तो आप विधायक से भी पूछ सकते हैं कि उनकी क्या मंशा है। इनके विधायक को लगता है कि अगर हम विधायक बने हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का अहम रोल है। उनका जनाधार भी भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हैं तब ये चुनाव जीत के आए हैं। ये अकेले डफली बजा रहे हैं तो इनके डफली से कोई फर्क भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सेहत में नहीं पड़ने वाला है। तो आपने सुना किस प्रकार अजय निषाद ने हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए क्या कुछ मुकेश सहनी को लेकर कहा था। और इस वक्त इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमितेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमितेश, बिहार में इन दिनों सियासत काफी चरम पर हो रही है, बयानबाजी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ऐसे में आज जब तारकिशोर प्रसाद ने साफ लहजे में कहा है कि बयानबाजी से बचना है, क्या जानकारी है? जी हाँ, बिल्कुल। जब मुकेश सहनी ने लालू यादव के प्रति अपने प्रेम को दिखाया था, जिस तरह से मुकेश सहनी ने कहा था कि हमारी विचारधारा और लालू जी की विचारधारा जिस दिन मिल जाएगी उस तरह जाने का उन्होंने संकेत दिया था, जिस तरह से उनका बयान आया था। तेजस्वी यादव को उन्होंने अपना छोटा भाई बताया था। उसी के बाद बीजेपी सांसद मुजफ्फरपुर से हैं अजय निषाद, उन्होंने पलटवार किया था और मुकेश सहनी को साफ साफ शब्दों में कहा था अगर वो जाना है तो चले जाएं, उनके विधायक हमारे संपर्क में हैं, मुकेश सहनी के संपर्क में नहीं है। तो एक तरह से अजय निषाद की तरफ से जो पलटवार किया गया था, उसके बाद एनडीए के भीतर मुकेश सहनी बनाम अजय निषाद की लड़ाई में धीरे धीरे ज्यादा खींचतान देखने को मिल रही थी। इसके बाद मुकेश सहनी के भी सुर नरम पड़े हैं। उसके बाद बीजेपी आलाकमान ने इस पर चर्चा की है और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने आज दिल्ली में बिहार निवास में अजय निषाद से बात की है और उनको इस बात को लेकर के हिदायत दी है, उनको नसीहत दी है कि फिलहाल बयानबाजी न करें मुकेश सहनी को लेकर के। तो निश्चित रूप से मुकेश सहनी के भी सुर थोड़े नरम पड़े हैं। उसके बाद अजय निषाद को भी और बाकी जो नेता मुकेश सहनी को लेकर बीजेपी के नेता अपनी बात रख रहे हैं मीडिया के सामने, तो डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की तरफ से, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कहा गया है कि मुकेश सहनी को लेकर फिलहाल कोई बयानबाजी न करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमितेश, तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार की सियासत इन दिनों गरमाई भी है, लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।